नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का ये अंक। किसान भाइयों, जब घर में बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक माता पिता उसके स्वस्थ शरीर के लिए क्या कुछ नहीं करते। जन्म से लेकर 6 माह तक केवल माता का दूध, 6 माह के पश्चात तरल पदार्थ, दलिया और अंडे से आहार की पूर्ति। क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं उसमें और फसल लेने में कोई भी अंतर नहीं होता। यदि इसी प्रकार से किसान फसल लगने से पूर्व और पश्चात अपनी फसल का ध्यान रखेगा तो फसल की गुणवत्ता और प्राप्त होने वाली मात्रा में अंतर देखा जा सकता है। बीजों का चयन, चयनित बीजों का बीजोपचार, खाद पानी की संपुचित व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण, यह सभी तो जरूरी है एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए। और अब तो रबी का मौसम भी आने वाला है। इस मौसम में लगने वाली सभी फसलों को संतुलित पोषण आहार किस प्रकार से प्राप्त होगा, यह सब भी तो जानना जरूरी है। लेकिन इन सबसे पहले अब समय हो चला है कृषि के समाचार जानने का। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव और खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ई-नाम मोबाइल ऐप लॉन्च। मध्य प्रदेश में बनेगा राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। इस वर्ष अधिक होगा चीनी उत्पादन। गेहूं बीज का रखे ध्यान और असिंचित अवस्था में लगाएं जौ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने गत दिनों राष्ट्रीय कृषि बाजार के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की घोषणा की और ई-नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि उत्पाद की पारदर्शी और कार्यकुशल खरीद और बिक्री के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। इसके लिए सफल कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को संरचनात्मक ढांचा जैसे हार्डवेयर, गुणवत्ता परीक्षण, लैब इत्यादि के लिए एक मुश्त 30 लाख रुपए तक प्रति मंडी की दर से उपलब्ध करा रही है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के कीरतपुर में उत्तरी भारत का राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा और पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने 80 एकड़ में बनने वाले सेंटर का भूमि पूजन किया। सेंटर 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा। केंद्र शासन द्वारा देश में 2 राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापना की स्वीकृति दी है। इनमें से दक्षिण क्षेत्र का सेंटर आंध्र प्रदेश में और उत्तर क्षेत्र का मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर में बनने वाले सेंटर के लिए केंद्र शासन द्वारा 25 करोड़ की राशि जारी की गई है। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम इसका निर्माण करवाएगा। चीनी उद्योग संगठन इस्मा ने अगले माह से शुरू हो रहे मार्केटिंग वर्ष 2016-2017 के लिए चीनी उत्पादन के अग्रिम अनुमान में 1 लाख टन का इजाफा किया है। उसका मानना है कि अक्टूबर 2016 से सितंबर 2017 के दौरान देश में चीनी का 233.7 लाख टन उत्पादन होगा। इससे पहले उसने 232.6 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान जताया था। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गत दिनों यह जानकारी दी। उसने कहा कि देश में इस बार चीनी के आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घरेलू मांग को पूरा करने लायक पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। एसोसिएशन के मुताबिक चीनी मिलें 250.5 लाख टन चीनी बना चुकी हैं। अगले दिनों में इसमें और आधा टन का इजाफा हो सकता है। इससे मार्केटिंग वर्ष 2015-2016 में कुल उत्पादन 251 लाख टन तक पहुंच सकता है। असिंचित क्षेत्र के लिए जौ की खेती करना आसान होती है। जहां गेहूं की फसल होती है वहां जौ की खेती की जा सकती है। जौ का आटा काफ़ी पौष्टिक होता है और इसका उपयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। ऐसे में जौ की मांग आज भी बनी हुई है। आमतौर पर जौ की खेती असिंचित अवस्था में की जाती है। इसकी बोनी 20 नवंबर तक की जा सकती है। किस्मों में DL3, रत्ना, विजय, गीतांजलि, आज़ाद, RD 2504, K 141, करण 18 आदि का चयन किया जा सकता है। तो
किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। अजयगढ़ में न्यूनतम 1,630 रुपए, अधिकतम 1,660 रुपए। छिंदवाड़ा में न्यूनतम 1,675 रुपए, अधिकतम 2,094 रुपए। धार में न्यूनतम 1,502 रुपए, अधिकतम 2,050 रुपए। सागर में न्यूनतम 1,700 रुपए, अधिकतम 2,400 रुपए। सरसों के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। शाहपुरा में न्यूनतम 3,800 रुपए, अधिकतम 4,000 रुपए। सतना में न्यूनतम 3,400 रुपए, अधिकतम 3,869 रुपए। नीमच में न्यूनतम 3,691 रुपए, अधिकतम 4,000 रुपए। अजयगढ़ में न्यूनतम 3,750 रुपए, अधिकतम 3,825 रुपए। मसूर के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम 4,800 रुपए, अधिकतम 5,460 रुपए। डबरा में न्यूनतम 4,800 रुपए, अधिकतम 4,900 रुपए। बड़नगर में न्यूनतम 4,600 रुपए, अधिकतम 4,891 रुपए। नीमच में न्यूनतम 3,400 रुपए, अधिकतम 5,500 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। तो चलिए अब समय हो चला है समन्वित पोषण प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए यह जानने का। जानकारी दे रहे हैं रंजीत सिंह राघव। असंतुलन की मात्रा बहुत ज़्यादा खेती में है। खासकर हम यूरिया, DAP दो एक खादों का उपयोग करते हैं, जबकि फसल को कई चीज़ों की, कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसी पूर्ति करने के लिए हमें गोबर की खाद भी उपयोग करना है, रासायनिक खाद का भी उपयोग करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, जो इसके लिए उद्देश्य हैं, जिनके लिए हमें फ़ायदा है, उसमें रासायनिक खादों का संतुलित उपयोग करना, यानी कि उसकी मांग को कम करना। साथ ही साथ मृदा में
जीवाश्म पदार्थ का पुनः स्थापित करना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखना, जिसमें हम केचुआ की खाद, नेडेब, वर्मी कंपोस्ट करके हम जो वातावरण में जो भी कूड़ा करकट है और हमारे गांव के किनारे या हमारे फार्म पे उसको हम जल्दी से सड़ा के और खेत में उपलब्ध कराएं, ताकि हानिकारक कीटों का प्रकोप कम से कम रहे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा पैसा ज़्यादा लगता है रासायनिक खादों में और जो हमारी लागत ज़्यादा है, उसको भी हम कम से कम कर सकें। तो ये समन्वित पोषक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, इसके घटक हैं। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं रबी में जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से फसलें हैं, वो गेहूँ, चना, मसूर और मटर। इसके लिए हमें कौन कौन से रासायनिक खाद का, कौन कौन से गोबर की खाद या FYM या हमें जैविक उर्वरकों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि हम मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी के परीक्षण के आधार पे हमें ये पता लगेगा कि हमारी मृदा में किस प्रकार की, किस तत्व की कितनी मात्रा में पूर्ति है या कमी है, तो उसको हम पूर्ति करें। देखा जाए अभी वर्तमान समय में तो गेहूं की किसान तैयारी करेंगे, मसूर की तैयारी करेंगे, चना की तैयारी करेंगे, मटर की तैयारी करेंगे। अगर गेहूं में देखा जाए तो जो रासायनिक उर्वरक है उसकी जो सिंचित अवस्था में, जहां सिंचित गेहूं है, जहां पर्याप्त मात्रा में पानी है, ऐसी अवस्था में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम हमें उपलब्ध करना है, जो हमें DAP, यूरिया और पोटास से पूर्ति करना है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि इसके जो इसमें हमें गोबर की खाद या FYM ये भी उपलब्ध कराना है। तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंचित अवस्था में गेहूं में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 160 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम देना है। साथ ही साथ FYM से लगभग 5 टन FYM प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उपलब्ध कराएं। साथ ही साथ जैव उर्वरक, जिसमें गेहूं में राइजोबियम कल्चर, गेहूं में एजेटोबैक्टर, राइजोबियम कल्चर का उपयोग हमें चना, मसूर इसके साथ करना है। गेहूं में एजेटोबैक्टर और फास्फोसोलर बैक्टीरिया यानी कि फास्फेट घुलक जीवाणु का उपयोग भी करना है। इससे क्या होगा कि हमारी ज़मीन में जो हम DAP देते हैं, फास्फोरस देते हैं, पोटास देते हैं, इसका उपयोग हमारे ये बैक्टीरिया हैं, ये तोड़ के और आसानी से पौधे को उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें हम इसका भी हम उपयोग करना है। साथ ही साथ हम भूमि में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, भूमि में भी हम इसको मिला सकते हैं। भूमि में मिलाने का तरीका ये है कि आप बीज उपचार भी करें और भूमि में भी डालें, तो ये एक मिला जुला गेहूं में प्रयास। इसी तरह अगर चने की बात करें, मसूर की बात करें, तो चने में आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम उपलब्ध कराना है, जो DAP सिंगल सुपर फास्फेट इससे उपलब्ध पूर्ति हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें जैविक खाद जैसे FYM में 2 टन अगर आप उपलब्ध कराएंगे, तो उसमें साथ ही साथ आप राइजोबियम कल्चर का टीकाकरण भी कराएं, साथ ही साथ फास्फोसोलर बैक्टीरिया का भी दें, और इसका हम इस तरह हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आपने मिट्टी की जांच कराई है तो कुछ क्षेत्रों में इस चीज़ का विशेष रूप से अभी देखा जा रहा है मिट्टी परीक्षण के दौरान कि सल्फर की अगर कमी है तो आपको दलहनी फसलों में, तिलहनी फसलों में, चाहे वो खाद्यान्न की फसलें हैं, उनमें सब में सल्फर का उपयोग करना है। तो बेंटोनाइट सल्फर 20 से 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करें। साथ ही साथ जहाँ पे गेहूं धान का फसल चक्र है, तो वहाँ आप अगर जिंक की कमी आ रही है तो आप धान में जिंक सल्फेट दिया है तो गेहूं में आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर धान गेहूं फसल चक्र नहीं है और जिंक की कमी है तो 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से आप जिंक सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां आयरन की कमी है, लोह तत्व की कमी है, वहां पे भी आप जो फेरस सल्फेट है उसका उपयोग कर सकते हैं। कहीं के बोरॉन की कमी है तो बोरॉन की, यानी कि कुल मिला के अगर ये बात की जाए तो अगर किसान भाई रासायनिक और जैविक दोनों तरफ से अगर खेती करें, जिसमें सभी हमारी गोबर खाद जो हमारे फार्म पर उपलब्ध है, राइजोबियम कल्चर, TSB कल्चर, एजेटोबैक्टर, इसका उपयोग करके आप अधिक लाभ ले सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपका किसानों भाई से अनुरोध करूंगा कि आप इन सब समन्वित पोषी खेती को अपनाएं और अधिक लाभ लें। धन्यवाद। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान
प्रश्न मंच गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, वैसे ही बाजार में सब्जियों की भरमार देखने को मिल जाती है और सही मायने में इसी मौसम में सब्जी खाने का मजा भी आता है। लेकिन कीड़े लगे सब्जियों में न तो स्वादिष्ट होती हैं, न ही उन्हें कोई खरीदना पसंद करता है। तो समय रहते किसान भाइयों, अपनी सब्जियों के फसल में कीट नियंत्रण जरूर कर लीजिएगा। कैसे? अरे घबराते क्यों हैं, हमारा कार्यक्रम है ना। तो चलिए आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी, सब्जियों में कीट नियंत्रण के विषय में। हम वर्तमान में खरीफ के मौसम में जो हमारी खरीफ या रबी के मौसम में जो हम सब्जियां लगा रहे हैं, जो वर्तमान में हमारी सब्जियां लगी हुई हैं, उस पर रोग और कीटों का प्रकोप बहुत देखने को मिल रहा है और उसके बचाव हेतु हम विभिन्न आपको उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आप अपने देश को और अपने प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं वर्तमान में इस समय, जैसा कि हमारा ये मंथ चल रहा है, इस महीना चल रहा है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, बैगन की खेती, भिंडी की खेती, इस तरीके की खेती जो हमारी लगाई गई हैं, उनमें विभिन्न रूप से कीट और कुछ रोग हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। उनके बचाव, जैसे कि हम बैगन की बात करते हैं, बैगन में हम देखते हैं कि 2 कीट बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो फ्रूट एंड सूट बोरर जिसको हम कहते हैं, फली में छेद करता है और तने में छेद करता है। इसके साथ साथ एक तनाछेदक कीट होता है। तनाछेदक कीट क्या करता है, जैसा इसका नाम है, तने में छेद करता है और आगे की जो पौध बढ़ रही होती है उसकी ग्रोथ को रोक देता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है और पौधा हमारा पूरा सूख जाता है, प्रभावित हो जाता है। इससे हमारी फसल पूरी खराब हो जाती है। इसके साथ साथ फ्रूट एवं सूट बोरर की बात करते हैं, ये फल में भी छेद करता है और उसकी सूट जो कोमल कलिकाएं होती हैं उनमें छेद करता है और हम देखते हैं जो शीर्ष हिस्सा पौधे का होता है बैगन का, वो पूरी तरीके से मुरझाता है और धीरे धीरे पौधा हमारा पूरा प्रभावित हो जाता है। इसके बचाव हेतु हमें 2-3 तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसा कि हमारी पौधशाला से जो पौध हम लगाते हैं वो हमारी सुरक्षित और अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ भी हम देखते हैं कि फ्रूट एवं सूट बोरर के लिए जैसे एक कार्बोसल्फान दवा आती है, 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे शुरुआती अवस्था में, या क्विनालफास दवा आती है, उसको 1.25 लीटर से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल कर लेंगे, या प्रोफेनोफास 50 cc की दवा आती है, उसको हम 1 से 1.25 लीटर से 1 लीटर या 1 लीटर से 1.25 लीटर या 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, या इंडोक्साकार्ब 400 से 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों कीट हमारे बच सकते हैं। इसके साथ साथ में एक फोमोप्सिस झुलसा, पत्तियां शुरुआत में झुलसना प्रारंभ करती हैं और ऊपर से हम देखते हैं पत्तियां हमारी धीरे धीरे झुलसती चली जाती हैं और पौधा हमारा पूरा सूख जाता है। तो हमें उस रोग से बचाव हेतु जैसे जिनेब है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बेंडाजिम है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से,
इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी फसल जो है इस रोग से बच जाती है। कभी कभी अल्टरनेरिया का प्रकोप देखने को मिलता है, तो इसके लिए हम जैसे मैंकोजेब दवा आती है, इसमें पत्तियां, इस रोग में क्या होता है, पत्तियां ऊपर से नीचे की तरफ झुलसना प्रारंभ होती हैं और पौधा हमारा मुरझाने लगता है और पौधा हमारा सूख जाता है। इसके लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो इस रोग से बचाव कर सकते हैं। जैसे हमारी दूसरी फसल, जैसे मिर्च की बात करते हैं, मिर्च में हम देखते हैं कि इसमें 2 रोग और 2 कीट बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कीट में हम आते हैं, जैसे थ्रिप्स लगता है, इसको मिर्च का थ्रिप्स कीड़ा बोलते हैं। इसमें पत्तियां जो हमारी नाव का आकार लेती हैं ऊपर की तरफ सूखना प्रारंभ करती हैं और पौधा हमारा पूरी तरीके से कुकड़ जाता है। कुकड़ने के बाद में वो क्रिंकल हो जाते हैं, सेब सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ने के बाद में सूख जाता है। और दूसरा जो कीड़ा हमारा माइट के रूप में काम करता है, उसमें पत्तियां ठीक नीचे की तरफ सूखना प्रारंभ करती हैं और माइट जो होता है पत्तियों की निचली सतह पर रहती हैं और जब रस चूसती हैं तो पत्तियां सूखने लगती हैं, भोजन नहीं बनता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। तो हम इन दोनों कीटों से बचाव के लिए, जैसे कि रस चूसक में थ्रिप्स की हम बात करते हैं, उसके लिए थायोमेथाक्जाम 25 WG 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे और इमडाक्लोरपेट 17.8 HL की है, 125 से 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा कीट जैसे माइट की बात करते हैं, उसके लिए डाइकोफाल दवा आती है 18.5 SC की, उसको हम 2.5 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से उस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों कीटों से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ में इसमें पत्तियां हमारी झुलसने लगती हैं, अल्टरनेरिया रोग आ जाता है, झुलसा जिसको हम कहते हैं। पत्तियां देखते हैं, पत्तियों की जो सिराएं होती हैं किनारे वो सूखने लगते हैं। इससे क्या होता है, फसल हमारी जो पत्तियां सूख जाती हैं, पौधों में भोजन नहीं बनता है। तो इसके लिए हम जैसे मैंकोजेब दवा है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी फसल बच जाती है। अब हम बात करते हैं टमाटर की। टमाटर में क्या होता है कि इसमें एक फली छेदक कीट लगता है, वो फल में छेद करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जब फल हमारा पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है तो फसल हमारी नष्ट हो जाती है। तो इस कीट से बचाव हुए तो जैसे ट्राइजोफास 40 cc की आती है, उसको 800 ml से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो ये इस हम कीट से बचाव कर सकते हैं। नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। तो ये सारी क्रियाएँ करने के बाद हम इस कीट से अपनी फसल को बचा सकते हैं। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, यह तो था हमारा आज का अंक। निश्चित तौर पर आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि आप अपने विचार हम तक पहुंचाना चाहें या फिर सफलता की कहानी हमसे साझा करना चाहें तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, हमारे पूरे देश में स्वच्छता मिशन का आह्वान किया जा रहा है, तो क्यों ना हम सब भी अपने तन मन धन से इस मिशन को आगे बढ़ाएं। अपने घर के साथ साथ अपने चारों ओर के वातावरण और अपने संपूर्ण क्षेत्र को स्वच्छ रखें। हम सभी इस स्वच्छता मिशन में शामिल होंगे, इसी आशा के साथ आज मैं आपसे आज्ञा चाहती हूं। नमस्कार।